रिलेटेड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सुनने को आ रही थी। तो टेंशन मत लो, इस वीडियोस में मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा कि प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या सब कुछ, एवरीथिंग विद सीक्वेंस, सब कुछ। तो सबसे पहले देखो कि मैं टीम मेंबर की बात करता हूँ। तो टीम मेंबर जो तुम अपना बनाओ, एक सीक्वेंस में चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले टीचर तुमको यही बोलेंगे कि टीम मेंबर डिसाइड करो। तो 1 से 5 के बीच में टीम मेंबर होते हैं, क्योंकि कई बार टीचर बोलते हैं कि सिंगल बनाओ, कई बार बोलते हैं कि डबल में बनाओ, पेयर में, या फिर 3, 4, 5 तक का अलाउ रहता है। किसी-किसी सब्जेक्ट में वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे बनाना, ठीक है, टीम मेंबर चूज़ कर लो। दूसरी बात जो सबसे पहले जो हर बच्चे के दिमाग में आती है कि यार मेरे टीम मेंबर में ना वैसे लड़कों को रखेंगे या वैसे लड़कियों को रखेंगे जो बहुत तेज हो, ठीक है, जो थोड़ा सा तेज हो, जो मतलब कर ले इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन नहीं, ये गलत सोचना है। मतलब यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम तेज इंसान को अपने टीम में रखोगे और बाकी को नहीं रखोगे, तो गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? देखो, तुम जितना जानते हो उतना ही तुम्हारा फ्रेंड भी जानता है, मतलब जो अभी तुम्हारे साथ स्टडी कर रहा है। तो यहाँ पे सब कोई सीखने आया है, सब कोई नया है, सब किसी के लिए नया है, सब कोई सीखने आया है। हाँ, बस कोऑपरेटिव यदि तुमको लग रहा है कि बंदा कोऑपरेट करेगा, अच्छा बंदा है, क्योंकि 10-15 दिन में अभी तक तुम समझ गए होगे, तो तुम उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि उसको सब कुछ आना चाहिए तभी हम उसको रखेंगे, ठीक है? ये चीज़ 2 दिमाग में रखना। तीसरा चीज़ आते हैं कि टॉपिक को लेके तुम्हारे पास, अब इसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुमने ग्रुप बना लिए, तो अब तुमको दिक्कत होगी कि टॉपिक क्या सिलेक्ट करें और कैसे सिलेक्ट करें। इसके लिए तुम सिंपल गूगल का यूज़ करो, गूगल पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आइडियाज़। अब तुम बोलोगे भैया हम लोग तो नए हैं, हम लोग को तो कुछ आता ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बना दे? तो देखो, ये इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, शुरू-शुरू में लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स फॉलो करो, ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, बिहारी हूँ तो वो हो जाता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आइडियाज़। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट का लिंक दिया रहेगा। तो इन सब चीज़ों को खोलो, जैसे मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा इसने बताया हुआ है, मिनी प्रोजेक्ट तुम क्रिएट कर सकते हो। अब मिनी प्रोजेक्ट तुम क्या-क्या चीज़ बना सकते हो, लाइक यूनिट कन्वर्टर टेम्परेचर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, हाइट को फीट टू इंचेस, इस तरह का बना सकती है, बाइनरी का बना सकते हो, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह का कन्वर्टर तुम बना सकते हो। पासवर्ड जनरेटर, अब तुम सोचोगे कि यार इतना ईज़ी थोड़ी ना होता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ये इसका कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया? तो वेट, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए तुमको किसी लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो वो सेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे पढ़ो। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, यदि तुमने बीसीए थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सेल का कॉन्सेप्ट तुमने थोड़ा सा सुना होगा कि सेल स्क्रिप्टिंग का एक अलग ही टॉपिक होता है पढ़ने के लिए। तो यदि बाय यूजिंग सेल स्क्रिप्टिंग, यदि तुम ये सब चीज़ों को, यदि मान लो कि एक कैलकुलेटर बना देते हो जिसमें तुमने सब कुछ डाल दिया, यूनिट कन्वर्टर भी डाल दिया, जिसमें बाइनरी भी डाल दिया, पासवर्ड भी जनरेटर डाल दिया, फाइनेंस मैनेजर, वो भी एक छोटा मोटा काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब ये नहीं कि एकदम बच्चा वाला बना लिए कि हाँ एकदम यूनिट कन्वर्टर, सेल स्क्रिप्टिंग सीख गए और यूनिट कन्वर्टर बना के लेके चले गए, वो भी नहीं चलेगा। एक रहना चाहिए कि हाँ, लगना चाहिए कि तुम मेहनत की हो। तो खैर ये सब चीज़ें तो तुमको एक अलग डायरेक्शन में लेके चलेगी, लेकिन जो एक्चुअल प्रोजेक्ट जो तुमसे टीचर खोजेंगे, प्रोफेसर्स खोजेंगे, वो अभी तुमको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक यहाँ पे ये कोयरा पे भी कुछ लोग देते हैं अपना, लाइक क्रिएट योर लिनक्स डिस्ट्रो, यू कैन मेक अ गिट रिपो बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉपुलर एल्गोरिथम्स यूजिंग अप, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहेंगी। लाइक यहाँ पे देखो, एक वेबसाइट मैंने खोला था, मल्टी थ्रेडेड वेब क्रॉलर बना सकते हो, प्रोसेस मैनेजर बना सकते हो, सिस्टम रिसोर्स मॉनिटर बना सकते हो, ये सारी चीज़ें बना सकते हो। रुक जाओ, मैं तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है कि बनाएंगे कैसे, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन एक सेकंड पहले देख लो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़, ठीक है? अब पढ़ के मैं टाइम पास नहीं करूँगा, तुम देख लेना अपना। तो ये सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हो गए। अब तुम सोचोगे कि भैया प्रोजेक्ट आइडिया तो मिल गया कि हाँ टॉपिक क्या होगा, लेकिन इसको, इसके बारे में जाने कैसे, क्योंकि अभी तो हम लोग को पढ़े ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो प्रोजेक्ट कैसे बना दे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बेसिकली हर किसी के मन में। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे कि देखो, तुम यहाँ पे एक कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, फॉर एग्जाम्पल मल्टी थ्रेडेड वेब क्रॉलर, ठीक है, हम इसी को पकड़ लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिए इसको। उसके बाद एक वेबसाइट है जिसका तुम लोग नाम सुने होंगे कि IEEE, एक वेबसाइट, सॉरी रुको जाओ एक सेकेंड, हाँ, एक सॉरी, एक वेबसाइट होता है IEEE, और बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, मतलब मैं तुम्हें कुछ नाम बता देता हूँ। स्प्रिंगर, IEEE स्प्रिंगर, एंड और भी बहुत सारे होते हैं, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, साइंस साइंस डायरेक्ट करके होता है शायद, या
थोड़ा सा मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद कुछ इस तरीके से ही करके नाम है, साइंस डायरेक्ट। ये सारी वेबसाइट पे ना जो रिसर्च करके जो प्रोफेसर्स जो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, या फिर बोलो कि जिनका कुछ यूनिक रहता है, जो अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं इस फील्ड में रिसर्च करके और अपना पब्लिश करते हैं, जर्नल वगैरह, पेपर्स वगैरह। तुम लोग अक्सर टीचर से सुनते होगे कि हाँ जर्नल पढ़ो, पेपर्स पढ़ो। तो ये सब चीज़ें तुम सुनते होगे कि हाँ टीचर्स बोलते हैं, तो ये सब सही में पढ़ोगे ना जब, तो क्या कैसे पढ़ोगे? मतलब टॉपिक तो तुमको मिल गया, तो तुम क्या करोगे, आई ट्रिपल ई के वेबसाइट पे जाओगे, और आई ट्रिपल ई के ऑफिशियल वेबसाइट में मत चले जाना, आई ट्रिपल ई स्लैश एक्सप्लोरर करके इसका एक वेबसाइट होता है, जिसपे रिसर्च की पेपर अपलोड की जाती है, और स्प्रिंगर पे भी अपलोड की जाती है और साइंस डायरेक्ट पे भी अपलोड की जाती है। ये सारी चीज़ें फेमस है एडवांस में। तो यहाँ पे जाओ, अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक दे दो, ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है, लाइक जो मैंने बोला था मल्टी थ्रेडेड वेब क्रॉलर, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च पेपर आ जाएंगी। अब रिसर्च पेपर कैसे दिखती है तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक एक एग्जाम्पल देकर, लेकिन वो तुम्हारा ये रिसेंट वाला नहीं है, ये मेरा था। लाइक इशूज इन सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में किसी बंदे ने रिसर्च किया, रेमंड एम वोंग ओडिसी समथिंग समथिंग, छोड़ो यार। लेकिन ये आई ट्रिपल ई या स्प्रिंगर उसी में से किसी का एक अच्छा ही पेपर होगा। हाँ आई ट्रिपल ई मैंने बोला था ना, देखो आई ट्रिपल ई का पेपर है। तो ये आई ट्रिपल ई का पेपर है, इस पे इसने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लाइक इस तरीके से पूरा लाइक बना के लास्ट में कंक्लूजन वगैरह पूरा लिखा है, फ्यूचर वर्क पूरा लिखा होगा इसमें, ठीक है। ये एक पेपर होता है, देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, फ्यूचर वर्क भी उसी का अंतर रहता है, रेफरेंसेस है, जिस पेपर को पढ़ के उसने ये रेफरेंसेस लिया, ये सारी चीज़ें इसमें दी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से तुम इस टाइप के बहुत सारे पेपर मिलेंगे, ये मैंने एक सैंपल के लिए तुम लोग को दिखाने के लिए रखा था। हाँ, पेपर कैसे डाउनलोड करना है मैं वो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं अपने दूसरे वीडियो का, उसमें मैं बता दूंगा कि तुम्हें पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं फ्री में। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि आई ट्रिपल ई तो पैसा मांगता है, कि पैसा मांगेगा तो फिर आई ट्रिपल ई का सब्सक्रिप्शन लेने कौन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये 1 रुपये का भी सामान हो तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि फ्री में कैसे ले। वो आता है, क्योंकि यदि कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो इतना जानना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ फ्री, बस तुमको आना चाहिए कि कैसे होगा। तो फिर ये सारी पेपर है, तो ये पेपर है, तो अब ये पेपर का फॉर्मेट तुमको समझ में आ जाएगा। पेपर पढ़ो, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। यदि तुम ये सोच रहे हो कि सीधे सीधे हाथ मार के निकल जाए, तो नहीं भाई। वीसीए वाला नहीं है कि तुम डाउनलोड करके दे दिया और टीचर बिना पढ़े पास कर दिया। यहाँ पे प्लेगरिज्म डिटेक्ट होगा प्रोजेक्ट का, आई थिंक होता है, हाँ। प्रोजेक्ट का या सेट कॉन्फ्रेंस का तो होता था हम लोग का, प्रोजेक्ट का शायद नहीं होता है, बट कोई कोई टीचर कर देता है, ठीक है। तो ये सब पे भी ध्यान देना। प्लेगरिज्म क्या होता है जिसको नहीं पता वो जाके देख लेना एक दूसरी वीडियो, मतलब मैं नहीं अपलोड करने वाला, बट तुम लोग देख लेना अपना प्लेगरिज्म क्या होता है, यदि जिसको नहीं पता है तो यदि प्लैग आ जाता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तुम लोग के लिए। तो इसीलिए ये यहाँ से तुम लोग पढ़ो और इसको लिखने का कोशिश करो, ठीक है। अब इसके बाद अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, मैं दिखाता हूँ क्यों। सबसे पहले टॉपिक का नाम हो गया, ठीक है, किस टॉपिक पे तुम्हारा मतलब टाइटल हो गया प्रोजेक्ट का। उसके बाद जो तुम्हारा टाइटल हुआ कि तुम्हारा नाम हो गया, एंड नाम जब छोड़ो, मैं तुम्हें वीआईटी में तुम पढ़ रहे हो, तुमको इन सब पे भरोसा नहीं होगा, तुम्हें यहीं पे भरोसा होगा जब तक मैं तुम्हें अपना ना दिखा दूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद तुम मेरे पास आओगे यहीं बोलने के लिए। तो देखो मेरे प्रोजेक्ट का बेसिकली जो टॉपिक था वो था इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ था, सर्वे पेपर हम लोगों ने बनाया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग दो के टीम में थे। तो इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमने जया लक्ष्मी मैम के अंडर में किया था। तो देखो यही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तुम्हें एक अब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ओवरऑल तुम बता दो कि तुम क्या करने वाले हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तुम ये बता दो कि तुम क्या करने वाले हो शुरू से, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो के पहले में बोला ना कि मैं इस वीडियो में तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊंगा, कि क्या कैसे बनाना है, क्या टॉपिक रहेंगे, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। मैंने वीडियो के शुरू में एक तुम्हें ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया, उस टाइप का एक इंट्रोडक्शन इसमें तुमको क्रिएट करना होगा। तीसरा चीज़ आता है रिलेटेड वर्क। रिलेटेड वर्क का मतलब होता है कि तुमने जो क्या काम किया इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड वर्क में आ जाएंगी। इसके बाद भी तुम्हारी एक चीज़ें आती है, एक 1 सेक, ये रिलेटेड वर्क में क्या है, देखो मैंने बोला था मैंने सर्वे पेपर हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, ये 80 नंबर पैराग्राफ, जो यहाँ पे तुम्हें 80 नंबर दिख रहा होगा, ये 18 नंबर क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये वाला जो तुम पूरा 18 देख रहे हो ना, टिल 19 यहाँ स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक पेपर का पूरा सर्वे है। मतलब ये वाली पेपर का सपोज, मतलब यही वाली पेपर नहीं है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
कि ये इस पेपर का पूरा पढ़ के एक समराइज्ड वे में इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोगों ने टोटल शायद 30 पेपर का रिसर्च किया था, 30 या 36 का आई थिंक, कुछ इसी तरीके का मतलब एक बनाया था। उसके बाद अब इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो अब तक तो तुम लोगों ने जान ही लिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्रिएट किया था। फिर बताया था कि चैलेंजेस क्या क्या हैं उसमें, चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और उनके सॉल्यूशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। और उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या होगा, फिर रेफरेंसेस क्या है। तो रेफरेंसेस में ध्यान से कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो ऊपर में जैसे मैंने 80 नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो वही 18 नंबर पेपर वहां पे होना चाहिए जिस पेपर का मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मैंने इस पेपर को पढ़ा था और उसका समराइज्ड वे में वहां पे मैंने लिखा था। फिर यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने अपना दिया कि हाँ मैं इसका पूरा इस ओवरऑल एनालिसिस के बाद मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है वो चीज़ देना होता है, ठीक है। तो ये एक सर्वे पेपर का फॉर्मेट हो गया। अब यदि तुम्हें चाहिए कि नहीं थोड़ा सा और एडवांस लेवल में, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो तुम्हें इश्यूज बताने पड़ता है, हर पेपर का एक अलग अलग फॉर्मेट है और ट्रस्ट करो कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, यदि तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लगेगी तो लगेगी, क्योंकि इसका शुरू का बस एक फॉर्मेट फिक्स होता है, क्या कि देखो लास्ट में एक कंक्लूजन और फ्यूचर वर्क हो गया, और शुरू में तुम्हारा इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी इंट्रोडक्शन और ये क्या नाम है, इंट्रोडक्शन और अब्स्ट्रैक्ट, ये दो चीज जरूरी होते हैं बस। इसके बाद तुम अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को फ्लो के अनुसार बनाओ। फॉर एग्जांपल रिलेटेड वर्क दो, यदि तुम्हारे पास कुछ इमेजेस हैं और वो डालो, यदि तुम कहीं और से रेफरेंस ले रहे हो उन सब के बारे में बताओ कि इस पेपर को पढ़ने के बाद उसको कोटेशन में डाल दो ताकि उसमें फ्लैग नहीं आए। तो ये सब चीजें करी जाती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तुमको इतना जब पेपर पढ़ने लगोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं कि बैठ के एक एक लाइन पढ़ते रहो, ये भी बेवकूफ़ी ही है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा ओवरऑल देखते जाओ, एक बार पहले टॉपिक डिसाइड हो जाए उसके बाद प्रोजेक्ट का हर पेपर को थोड़ा सा पढ़ो। अब ये नहीं कि पहले टॉपिक ही डिसाइड नहीं किया और हर टॉपिक को बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे, ऐसा मत करो। अब तुम सोचोगे कि भैया कैसे पता करें कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए ईजी होगा। पता है ये सब क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आते थे, क्योंकि हम जो है ना वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके ही चलते हैं, तो लगभग। तो ये चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा तो हाँ यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा कि लाइक कैसे पूरे चीज को समझे ये, फिर तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि हम तुम लोग के पास टाइम है अभी। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट के साथ नहीं काम करना था एक सेमेस्टर में, हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में चार चार प्रोजेक्ट पे काम करना था, तो हम लोग उतना टाइम नहीं दे सकते थे प्रोजेक्ट पढ़ने का। तो हम लोगों ने अल्टरनेट वेज खोज लिए, लाइक जैसे कि अब छोड़ो वो सब बातें मत जानो, लेकिन हाँ मतलब अल्टरनेट वेज भी होते हैं बहुत सारे। तो अल्टरनेट वे पे मत जाओ, वो फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाओगे रिज्यूमे में डालोगे तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब तुम्हारा क्या बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह होता है। तो क्योंकि क्यों होता है रिज्यूमे का इफेक्ट, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि अब मान लो कि 5 गो पोस्ट के लिए, सिर्फ सपोज दैट एक कंपनी है जिसने कि एक जॉब पोस्ट किया जिसमें सिर्फ उसके पास 5 ही पोस्ट है, ठीक है। अब उसके ऊपर एप्लीकेशन आ गए 1200। तुम इमेजिन करो क्या वो 1200 का रिज्यूमे पढ़ने जा रहे हैं? नहीं। यहाँ पे एक आता है रिज्यूमे फिल्टर करके, मतलब कुछ एक एप्लीकेशन है, ठीक ना, वो इसके अंदर डाल देते हैं 1200 रिज्यूमे को, वो सिलेक्ट करके दे देता है कि ये 10-20 सिलेक्ट करके दे देगा कि हाँ ये रिज्यूमे जो है वो आपके जॉब के रिलेटेड में है। इसीलिए तुम कभी कभी सोचते होगे कि भाई इस बंदे का कैसे हो गया यार, क्योंकि उसका रिज्यूमे बढ़िया था। तो जब रिज्यूमे में प्रोजेक्ट जैसी शब्द रहती है ना वर्ड, तो उस रिज्यूमे को सिलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिज्यूमे में जो ऐप होते हैं जो इन सब चीज़ों को फिल्टर करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नेम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट रिज्यूमे फिल्टर तुम बस मतलब समझो, वर्ड्स में मत जाओ। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम प्रोजेक्ट को अपने से करो, ज़्यादा बेहतर है। अपने से करने के लिए तुमको थोड़ा सा एक दिन बैठ के पेपर को पढ़ो, एनालाइज करो, और नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहाँ से कॉपी करो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेटर में जाओ, डाल दो और उसका हिंदी में सुन लो। वहाँ पे वॉइस वाला भी ऑप्शन होता है, डाल के सुन लो कि क्या बोल रहा है। यदि तब भी नहीं समझ में आया तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सीधी बात। इतना इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आई थिंक कोई नहीं बताएगा। तो ये सारी चीजें कर लो, यहाँ से तुमको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा। हाँ, अब इसके बाद भी एक प्लस पॉइंट है, इसके बाद भी हो सकता है कि तुम्हारा एक ऐसा तुम थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास मतलब वेट, देखो अब इसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास 4 से 5 तुम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिए होगे, ठीक है। कि हाँ भैया अब तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि 4-5 प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है।
तुम क्या करो, अपने टीचर को वीकेंड्स में कॉल करो या उनसे पूछ लो कि मैम या सर जो भी है कि मैम हम आप कब फ्री हैं, जब हम आपको कॉल करें मैसेज करें ताकि हमको प्रोजेक्ट करे कि तुम कुछ डिस्कस करना है। तो वो अपने तुम्हें एक टाइम बता देंगे, क्योंकि टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये तुम्हें आके पता चल गया होगा। और किसी का नसीब खराब होगा तो अलग बात है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बातें करो और डिसाइड करो उनसे पूछ के कि मैम ये 4-5 प्रोजेक्ट का आइडियाज हैं मेरे पास, इनके ऊपर रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें ये चीजें होती हैं। ध्यान रखना, सिर्फ टॉपिक लेके मत पहुंच जाना, उसके बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि टीचर को यदि तुम पढ़ के नहीं बताओगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हें क्या समझ में आए, टीचर नहीं लेगा तुम्हें उस प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हें हाँ नहीं बोलेगा, तुम्हारा बात ही ध्यान से नहीं सुनेगा। तो इसी की वजह से प्रोजेक्ट का टॉपिक जब तुम चूज कर लो, उसके रिसर्च पेपर को पढ़ के तब तुम टीचर के पास जाओ और सजेशन लो। जब सजेशन तुम लोगे तो वो टीचर तुमको अच्छे से क्लियर कर देंगे कि किस पे काम करना चाहिए, कौन सा तुम्हारे लायक है, कौन सा तुम बना लोगे और कौन सा इस के वजह से तुम पास हो सकते हो। ये सारी बातें हो गई अच्छी वाली, जो कि एक वेल स्टूडेंट को करनी चाहिए। अब बाईपास वे मैं बताता हूँ तुम्हें, बाईपास कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हारे पास लाइक तुम्हारा कोई साउथ वाला फ्रेंड है, ठीक है, जिससे तुम्हारा टीममेट है वो उसमें एक साउथ वाला है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बिहारी से जो होते हैं ना, बिहारी पे उनका थोड़ा इंग्लिश थोड़ा डाउन होता है, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ बट मैक्सिमम की। तो क्या करो, और यदि तुम्हारे पास एक दो प्रोजेक्ट है तो तुम उनकी हेल्प लो, तुम उनको सजेशन दो और उनको बोलो कि भाई तुम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते जाओ, तुम मिल के बनाओ प्रोजेक्ट को, इजी पड़ेगा। इस तरीके से तुम उनको आइडियाज दे दो कि हाँ ये हिंदी में लिख के दे दो कि हाँ भाई ये करना है हमें, और उसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझा दो, एक दो पॉइंट्स दे दो। जैसे याद है ना, हम लोग बीसीए में क्या करते थे कि एग्जाम में एक दो पॉइंट उठाते थे, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, ठीक है, अब हमें ये वर्ड मिल गया, अब इसके ऊपर तो भाई 2 पेज हम लोग आराम से लिख सकते हैं, हम लोग वो बंदे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पता नहीं क्या लिखेंगे लेकिन लिख जरूर देंगे 2 पेज। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना है, मीनिंगफुल लिखना है। इसीलिए मैंने बोला कि साउथ वाले को उठाओ, साउथ वाले बच्चों का थोड़ा इंग्लिश अच्छा होता है, या नॉर्थ वाले में भी जो तुम्हारे फ्रेंड है यदि उनके इंग्लिश अच्छे हैं तो थोड़ा उनसे कोऑपरेट करो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में रिसर्च पेपर लिखने नहीं वाले हो तुम। तो लिखो और करो। एक और उपाय है डीओएस, स्पेशली मैं डीओएस के लिए यदि बात करूं तो डीओएस पे तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि और लैंग्वेज में चाहोगे ना, देखो यदि तुम डेटा माइनिंग में जाते हो प्रोजेक्ट करने, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं बनाने के लिए, मतलब मशीन लर्निंग का तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना दो, ठीक है, यहाँ पे काम चल जाएगा। अब मशीन लर्निंग में, अब मान लो किसी ने मशीन लर्निंग ले लिया तो इस पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाएगा, तो इसमें भाई साहब प्रोजेक्ट के बौछार पड़े हुए हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग पे। फिर से तुम्हारा और कौन सा प्रोजेक्ट हो गया, लाइक यदि तुम सी शार्प लेते हो तो ये खुद में ही लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट बनाना भाई बहुत ईजी होता है, बहुत सारे आइडियाज हैं। लेकिन डीओएस में इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। तो थ्योरी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट का दिक्कत होता है, तो इसमें क्या करो, तुम टीचर से पूछो सर्वे पेपर बनाने के लिए। सर्वे पेपर कंपेयर टू और दैट ईजी होता है बनाना। तो ये सब चीजें बाईपास करने के लिए, ठीक है, जो मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें भी मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ कि सर्वे पेपर बनाते वक्त एक टूल का नाम आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग भाई, ये सब कोई फैकल्टी को बोल मत देना कि हाँ सीनियर भैया आके बताते हैं यूट्यूब पे ये सब चीजें। पैराफ्रेजिंग करके एक टूल आता है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यदि यदि मैं मान लो इस पेपर की बात करूं, मेरी वाली पेपर को, वेट, जैसे ये फ्रेज है, ठीक है, तुम्हें ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट तुम बनाने वाले हो और जो तुम पेपर उसके रिलेटेड पढ़ रहे हो, उसका ये पैराग्राफ भाई एकदम मेरे काम का है, मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, एकदम ये सुटेबल परफेक्ट है। इसको कंट्रोल सी मारो यहाँ से, और यहाँ पैराफ्रेजिंग वाला एक टूल आता है, मैं लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ बता देता हूँ। देखो ये प्री पोस्टो करके भी आता है, और भी बहुत सारे होते हैं पैराफ्रेजिंग वाले टूल। यहाँ पे जाओ, ये है पैराफ्रेजिंग वाले टूल, ठीक है, इन पे जाओ, यहाँ पे कंट्रोल भी मारो और यहाँ पे उसको पैराफ्रेज कर दो। पैराफ्रेज में क्या होगा, मीनिंग सेम रहेगा, वर्ड बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कंट्रोल भी मैंने किया, ये ओरिजिनल कंटेंट है, मुझे क्रिएटिव में बनाना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा, मेरा नेट स्लो है थोड़ा, वेट। तो देखो वो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पैराफ्रेज्ड कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसका मीनिंग सेम होता है, बस ये बदल जाता है। देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स बदल गए। अब इसे तुम बोलोगे भैया ये करने से फायदा क्या हो, तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे एक टूल होता है, एक सेकेंड, ये देखो डीए चेकर, प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है, इस पे जब तुम प्लेगरिज्म चेकर पे जाओगे और यहाँ पे इस कंटेंट को जब तुम पेस्ट करोगे ना, तो प्लैग 0% बताएगा, ये पैराफ्रेज्ड कंटेंट जो है। लेकिन जो अभी मैंने इसको किया था ना, यदि तुम इसको करोगे तो 100% प्लैग दे देगा।
तो ये प्लैग से बचने का एक टेक्निक होता है कि यहाँ से पैराफ्रेज कर लो। उस मतलब सेम रहेगा बात का, ये पूरा पैराग्राफ का सेम मतलब है जो इसका मतलब है, बट ये पैराफ्रेज कर दिया। तो जो नॉर्थ से हैं जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है मेरे जैसे, कि उतने भी एक्सपर्ट नहीं है, बट मेरा ठीक ठाक है, मैं काम चला लेता हूँ, बट हाँ उतना भी अच्छा नहीं है, तो वो पैराफ्रेज करके कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा चीज, प्लेगरिज्म तो यहाँ पे तुम्हें पता चल ही गया कि कैसे हटाना है वगैरह। और हाँ, मैंने बता दिया कि रिसर्च पेपर कैसे डाउनलोड करना है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, मैंने उम्मीद नहीं किया था इतना बड़ा जाएगा, बट हाँ। तो ये सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं कि तुम्हें कैसे काम करना है इन सब चीज़ों को लेके। अब किसी रिसर्च पेपर का तुम्हें सर्वे करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पेपर का, मान लो इस पेपर का तुम्हें एक रिव्यू बनाना है, तुम क्या करोगे? तुम इसका सिंपल सा फंडा है कि बीच का सेक्शन छोड़ो। देखो, ये मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा बहुत ही अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में फील कर रहा हो कि भाई मेरे से तो नहीं होने वाला, मैं थक हार गया हूँ, मैं बीआईटी छोड़ने वाला हूँ, उस केस में मैं बता रहा हूँ। ये मत समझना कि यही यही उपाय ही करते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें एक अल्टरनेट वे बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए था लेकिन फिर भी। इंट्रोडक्शन का पार्ट उठाओ और यहाँ से कंक्लूजन का पार्ट उठाओ, से इन दोनों को उठा के पैराफ्रेज कर दो। ठीक है, क्योंकि यही मेन चीज होता है एक पेपर का, उसका एब्स्ट्रैक्ट और उसका कंक्लूजन और फ्यूचर वर्क। यहाँ से उठाओ और उसको डाल दो। तो ये एक तरीके से हो गया, और बीच बीच का थोड़ा सा पढ़ के उसके बारे में डाल दो। तो ये तुम्हारा एक समराइज्ड वे में हो जाएगा। बट भाई यदि टीचर खराब हुआ ना, बहुत कुछ पूछ देगा, फिर तुम्हारी ले लेगा वो अच्छे से, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, तो मैं और कुछ तो इसमें नहीं बता पाऊंगा। वैसे और कुछ है भी नहीं, यदि स्टिल तुम्हें दिक्कत है तो यार बोलो, मैं बार बार बोलता हूँ तुम बोलो। कि तुमको नंबर चाहिए अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए ना, तुम कॉल कर दो, तुम टेक्स्ट कर दो, मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे पता है इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बट बाय द वे फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह सबके। तुम्हें जिस पे भी सूटेबल लगे, तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, मतलब सिक्योर फील हो, तुम वहाँ पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो एनी टाइम। मैं विद इन मिनट्स में रिप्लाई दे देता हूँ जनरली। कभी कभी लेट हो जाए तो अलग बात है। दैट्स ऑल, इस वीडियो में और कुछ बताने लायक और नहीं है शायद। ठीक है, बाय।